23 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश के संभल जिले की रूबी, जिसके दो बच्चे कृष्णा जिसकी उम्र 12 साल है और 10 साल की दिव्या, जब स्कूल से घर लौटते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि उनके पिता राहुल कुमार, जिनकी उम्र 32 साल है, जो पेशे से राजमिस्त्री और जूते चप्पल का काम किया करते थे, उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। बच्चे अपने पिता के लिए परेशान थे और अपनी माँ रूबी से बार बार पूछते कि पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे। और रूबी ने उन्हें समझाते हुए ये कहा कि हो सकता है कि बुआ की बेटी का शादी है, तो शादी की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए उनके पापा वहाँ गए होंगे। लेकिन जब रूबी ने वहाँ कॉल किया तो रूबी को पता चला कि राहुल वहाँ भी नहीं है। फिर रूबी ने एक एक करके सारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या राहुल वहाँ गया है, लेकिन राहुल का कहीं भी कोई भी पता नहीं चल सका। दोनों बच्चे माँ के बदहवास चेहरे को देखकर रोने लगते हैं, लेकिन राहुल का यूं अचानक गायब हो जाना पास पड़ोस और रिश्तेदारों में खलबली सा मचा दिया। आखिरकार थक हार कर रूबी 24 नवंबर 2025 को संभल जिले के अंतर्गत चंदौसी थाने में राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। कंप्लेन के बाद भी पुलिस को कोई भी अहम सुराग हाथ नहीं लगा। 3 हफ्ते बाद 15 दिसंबर 2025 को चंदौसी थाने के पास ही कुछ कुत्तों का झुंड किसी चीज़ को नोचने में लगा था और वहाँ से इतनी तेज बदबू आ रही थी कि लोग 10 सेकंड भी वहाँ नहीं ठहर पाते। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत बनाकर पास जाकर देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि कुत्तों का झुंड जिस चीज़ को नोच रहा था असल में वो एक इंसानी धड़ था। यह सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है और उन्हें इंसानी धड़ के पास एक बैग भी मिलता है। जब बैग को खोला जाता है तो बैग में पॉलीथीन में पैक कुछ मांस के टुकड़े होते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया था कि वो मांस के टुकड़े बॉडी के कुछ पार्ट्स ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा टास्क पुलिस के पास अब ये था कि लाश की शिनाख्त करना, यानी लाश की पहचान करना। बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गल चुकी थी। इसके बाद बॉडी को ले जाकर मॉर्चरी रूम में रखा गया ताकि इस बॉडी की कोई पहचान कर सके। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी इस बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आया। तब पुलिस ने 20 दिसंबर 2025 को इस बॉडी को पोस्टमार्टम कर दिया और यहीं से निकल कर आता है एक अहम सुराग। असल में उस बॉडी के बाएं हाथ पर राहुल नाम का टैटू था और इसी टैटू को बेस एविडेंस मानते हुए पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई कि क्या राहुल नाम की कोई मिसिंग कंप्लेंट है। सारे मिसिंग कंप्लेंट एक एक करके खंगालने शुरू हुए, मोहल्लों में पूछताछ हुई और 24 नवंबर को लिखी गई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। ये वही रिपोर्ट थी जो रूबी ने अपने पति राहुल की लिखवाई थी। तब रूबी को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया गया और उसे वो धड़ दिखाया गया, साथ ही में वो टैटू। लेकिन रूबी ने साफ इनकार कर दिया कि ये उसके पति का धड़ नहीं है। तो यह लाश किसकी थी और इसके बाद क्या होने वाला था, जिसे इस केस को संभल का सबसे खौफनाक मर्डर केस बना दिया। नमस्कार, मैं हूं तनीश और आप देख रहे हैं द ब्रूटली मर्डर केस ऑफ संभल। और उसी नाले में पुलिस ने सर की भी खोज की, मगर सर तो दूर, उन्हें दूर दूर तक हाथ और पैर भी नहीं मिले। मगर इन सब में पुलिस को एक चीज़ खटक रही थी, वो था रूबी का रिएक्शन। जिसका पति 1 महीने से लापता हो और वो इस तरीके से पहचानने से इनकार कर दे, ये नॉर्मल नहीं था। और इसीलिए पुलिस ने एक पैंतरा चला। रूबी को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे राहुल की और भी सारी फ़ोटोग्राफ्स मांगी और इसी पैंतरे में रूबी आकर फंस गई, क्योंकि जितने भी सारे फ़ोटोग्राफ्स पहचानने के लिए रूबी ने पुलिस को दिए थे, उसमें एक फ़ोटोग्राफ में राहुल ने जो टी शर्ट पहनी थी वही टी शर्ट उस धड़ के साथ मिली थी, जिस पर लिखा था टाइम फॉर चेंज। टी शर्ट पर लिखी टाइम फॉर चेंज उस धड़ के साथ मिलकर ये कह रही थी कि कहानी का रुख अब बदलने वाला है। अब यह केस सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं रहा, अब यह केस रूबी के झूठ, बेरुखी और बेरहमी पर रोशनी डालने वाला था। राजपुरा के कस्बा गांव के निवासी राहुल कुमार, जिसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे, 15 साल पहले उसने
रूबी से लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे थे, कृष्णा और दिव्या। शादी के 3 साल बाद ही राहुल चंदौसी के चुन्नी मोहल्ले में रहने लगा, क्योंकि रूबी का यहाँ मायका भी था। इसीलिए राहुल ने यहाँ अपना मकान बना लिया। राहुल पहले राजमिस्त्री था, लेकिन चुन्नी मोहल्ले में जूते चप्पलों का काम ज़्यादातर होता था। इसीलिए राहुल ने अपने ही मकान के ग्राउंड फ्लोर में इसका भी दुकान डाल दिया। एक तरफ राहुल बहुत ही मेहनत करता, तो दूसरी तरफ रूबी बिल्कुल उसके उल्टा थी। वो ऐसे ऐसे काम करती थी जिससे राहुल परेशान रहने लगा, और वही रोक टोक इन दोनों के बीच झगड़े का कारण बना। दरअसल रूबी इंस्टा और फेसबुक पर ब्लैकमेलिंग का सिंडिकेट चलाती थी। वो लोगों को धमकाती थी और जेल भिजवाने की धमकी देती थी, और ऐसे ही काम कर करके वो पैसों की वसूली किया करती थी। रूबी बनिया ठेर और रजपुरा के इलाकों में ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के रूप में बदनाम थी, और इन्हीं थानों में वो कई लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट के अलग अलग फर्जी केस फाइल करवाए थे। रूबी का एक भाई जुगनू भी हिस्ट्री सीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, लूट, छिनैती जैसे 8 से 10 मामले दर्ज हैं, और वो अभी भी मुरादाबाद की जेल में बंद है। इनफैक्ट चंदौसी थाने के एक इंस्पेक्टर ने बताया कि जब हम कभी उसके भाई को पकड़ने जाया करते थे तो रूबी उनसे भी उलझ जाया करती थी, और आस पड़ोस के लोगों का भी मानना था कि वह अगर उनके मैटर में पड़ते थे तो रूबी उन पर भी गलत आरोप दर्ज करवा कर केस फाइल करवा देती थी। अगर आपको इतने में ही रूबी पर गुस्सा आ रहा होगा तो रुकिएगा, क्योंकि जब इसका कनेक्शन राहुल के केस से जुड़ेगा तो आपका खून खौल उठेगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल चंदौसी के सैनिक चौराहे पर एक ज़मीन को लेकर अभिषेक नाम के एक शख्स का अपोजिट पार्टी से विवाद चल रहा था, और इसी ज़मीन के सिलसिले को लेकर उसकी मुलाकात रूबी से हुई। रूबी ने यहाँ अपना वीमेन विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपोजिट पार्टी के मेंबर पर छेड़खानी का आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दिया, और इसी के बदले में वो अभिषेक से 1,50,000 रुपये भी लेती है। और इसी केस के मामले में रूबी की नज़दीकियाँ अभिषेक से बढ़ जाती है और उनका अफेयर भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यह अफेयर कुछ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि रूबी की नज़दीकियाँ अभिषेक के दोस्त गौरव के साथ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन वह अभिषेक के सामने गौरव को अपना भाई कहकर बुलाती थी। इनफैक्ट अभिषेक और गौरव का उसके घर में आना जाना होता था, और वो अपने बच्चों से भी उनको मामा कहलवाया करती थी। कुछ समय पहले ही रूबी अभिषेक और गौरव के साथ नैनीताल घूमने गई, और रूबी और गौरव को होटल में आपत्तिजनक स्थिति में अभिषेक ने देख लिया, जिसके बाद तीनों में जमकर झगड़ा हुआ, और वहीं से अभिषेक ने रूबी से दूरियां बना ली। गौरव ने अभिषेक से तो दूरी बना ली, परंतु रूबी का साथ नहीं छोड़ा। फिर आता है 17 नवंबर। इस दिन राहुल अपनी बुआ की बेटी की शादी की तैयारियों के लिए वहां गया हुआ था, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव को 11 बजे रात को बुला लिया। लेकिन राहुल अचानक 2 बजे रात को वापस घर लौट आया, और अपनी बीवी को गौरव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसका खून खौल उठा। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, और वह रूबी को धमकी देने लगा कि उसकी ये सब चीज़ें, ये हरकतें वह समाज के सामने उजागर करेगा और दिखाएगा कि ये कैसे लोग हैं। और इन्हीं धमकियों को सुनते ही रूबी ने गौरव को आवाज़ दी कि इसे मार दो। रूबी और राहुल की हाथापाई हो रही थी, और इसी बीच गौरव ने रॉड उठाया और राहुल के सिर पर जोर से हमला किया। जोर से हमले के कारण राहुल वहीं पर गिर गया। उसके बाद रूबी ने जूते में कील ठोकने वाली हथौड़ी को उठाया और उससे भी कई बार राहुल पर वार किए। कई बार हथौड़ी से वार करने के कारण राहुल अंततः अपनी सांसें छोड़ ही देता है। राहुल की मौत हो जाने के बाद उन्हें ये अब सबसे बड़ी मुसीबत थी इस लाश को ठिकाना लगाना। सुबह होते ही रूबी अपने दोनों बच्चों को गोडाउन से तैयार करके ही स्कूल भेज देती है, और फिर लाश ठिकाने लगाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। उसके बाद रूबी मार्केट जाती है और 2 ट्रॉली बैग और पॉलीथीन की थैली लेकर आती है। वहीं गौरव स्टील काटने वाली ग्लाइंडर मशीन लेकर आता है, और उससे राहुल के सर को अलग करते हैं, हाथों को अलग करते हैं, पैरों को अलग करते हैं और सूटकेस में भरते हैं। यहाँ बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी होने वाली थी, इसीलिए रूबी ने
और गौरव को पहले ही भेज दिया ताकि बच्चों को घर आने से रोका जा सके। गौरव वहाँ बच्चों से मिलकर कहता है कि आज घर पर खाना नहीं बना है तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट में वहीं रूबी भी आती है और बच्चों से कहती है कि आज हम घूमने चलेंगे, और घूमने के बहाने वो बच्चों को ये कहती है कि हम आज राजघाट घूमने जाएंगे। राजघाट जाने के लिए उन्होंने 3500 में एक गाड़ी बुक की और गाड़ी के डिग्गी में सूटकेस रखा। ये वही सूटकेस था जिसमें राहुल के बॉडी के पार्ट्स थे। जब रूबी के दोनों बच्चे पूछते हैं कि मम्मा ये सूटकेस क्यों है, तो रूबी का जवाब ये था कि इसमें खंडित मूर्तियां हैं। चूँकि खंडित मूर्तियों की पूजा हम नहीं करते हैं, इसीलिए राजघाट जाते वक्त हम इन्हें गंगा में विसर्जित कर देंगे। छोटे से मासूम बच्चों को क्या पता है कि जिस गाड़ी में वो घूमने जा रहे हैं उसी गाड़ी में उनके पिता के कटे हुए पार्ट्स रखे गए हैं। राजघाट उनके घर से 50 किलोमीटर दूर स्थित था। वे वहाँ जाते हैं और राहुल के जो पार्ट्स थे, जैसे सर, पैर, वो सब सूटकेस के साथ वो गंगा नदी में फेंक देते हैं। उसके बाद वे घर आते हैं, लेकिन अभी भी बॉडी के पार्ट्स बचे हुए थे, तो वे रात होने का इंतज़ार करते हैं। और जब रात होती है तब गौरव एक सूटकेस धीरे से ले जाता है और ईदगाह के पीछे वाले नाले में फेंक देता है। रूबी ने क्या खेल खेला था, अपने ही पति को मौत के घाट उतारकर अपने ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर क्या एक्टिंग कर रही थी। मैं तो सबसे ज़्यादा ये सोचने की बात है कि उन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर था। क्या उनके बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं आया? उन दो मासूम बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी? और रूबी ने यहाँ तक पुलिस को चैलेंज कर दिया कि वो उन्हें पकड़ तो लिए हैं, मगर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो बॉडी राहुल की है। मगर पुलिस का मानना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं उन दो मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद।